Students, in the last video I was discussing with you complexometric titrations. ठीक है, तो as the name suggests, what is the meaning of complexometric titrations? That means the titrations which involve the formation of complexes. कोई भी टाइट्रेशन जिसमें एंड रिजल्ट में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, दैट टाइट्रेशन इज कॉल्ड कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा याद है अपना पिछला जिसमें आपने पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स. अगर आपको ध्यान है कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या जिसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स. कैसे बनता है कम्प्लेक्स? बिटवीन मेटल कैटाइन एंड एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान है मेटल कैटाइंस आर जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस, और ये जो एनाइंस होते हैं और साथ में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ मेटल कैटाइन का बॉन्ड बनता है, दोज आर कॉल्ड लिगेंड्स. तो व्हाट आई वाज सेइंग, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल कैटाइन एंड एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. तो ये जो मेटल कैटाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन. तो हम एक बार दोबारा से बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं विच कंटेन एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन दे डोनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, जो भी लिगेंड होगा वो वही होगा जिसके पास एटलीस्ट एक अनशेयर्ड पेयर होगा जिसको वो शेयर करेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, जिसको आप बोलते हो मेटल कैटाइन. ठीक है, और जब शेयरिंग होगी तो पूरा का पूरा पेयर वो शेयर करेगा. स्टूडेंट्स, ऐसा बॉन्ड जिसमें पूरा पेयर शेयर होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो देयरफॉर दोज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है. हम उसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे कि ऐसी टाइट्रेशंस जहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन and ligands, those titrations are called complexometric titrations. So you can see what are complexometric titrations, which involve formation of stable soluble complex between metal cation with anion और neutral molecule. ये जो मेटल कैटाइन होता है इसको आप बोलते हो सेंट्रल मेटल आयन, और ये जो एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड लिगेंड्स. लिगेंड्स कंटेन एटलीस्ट वन और मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोनेशन मीन्स शेयरिंग, राइट. लिगेंड्स फॉर्म बॉन्ड, जिसको आप कौन सा बॉन्ड बोलते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल कैटाइन. ठीक है, लिगेंड्स जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे मेटल कैटाइन के साथ तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज मेटल कैटाइन. ठीक है, दिस इज मेटल, इट इज कैटाइन, इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद लिगेंड्स. लिगेंड्स का नंबर x है, जो 2 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, और ये बना आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड्स. तो दिस इज मेटल आयन, दीज आर लिगेंड्स एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स. तो ये जो टाइट्रेशंस होती हैं, दस द टाइट्रेशंस विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस are called complexometric titrations, or those are also, this is also called complexometry. The complexometry is nothing but where there is formation of complexes take place, that is called complexometry. अगर आपको थोड़ा सा याद है पिछला अपना, तो आपको याद होगा जैसे वाटर होता है, इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकता है. ठीक है, एक टाइम पे एक डोनेट कर सकता है ये. ठीक है, इट इज़ अ मोनोडेंटेट लिगेंड. सिमिलरली अमोनिया, ये भी एक अनशेयर्ड पेयर डोनेट करता है, ये भी एक अनशेयर्ड पेयर डोनेट करता है. मतलब बोलने का कि ये एक अनशेयर्ड पेयर के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इनको कैसे लिगेंड्स बोलेंगे आप? मोनोडेंटेट लिगेंड. इसी तरह से आपके पास कुछ आयनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं विच कंटेन 2 अनशेयर्ड पेयर, और उसके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं 2
अनशेयर्ड पेयर के साथ बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, तो उनको आप बाइडेंटेट बोलते हैं। इसी तरह से ट्राइडेंटेट विच कैन फॉर्म या विच कैन डोनेट 3 अनशेयर्ड पेयर, उनको आप ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। उसके बाद जितने भी आते हैं वो आ जाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो डेंटेट मीन्स हाउ मैनी अनशेयर्ड पेयर कैन बी डोनेटेड एट ए टाइम टू मेटल केटाइन। तो जितने अनशेयर्ड पेयर डोनेट होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं लिगेंड्स। मोनोडेंटेट 1 अनशेयर्ड पेयर डोनेट करता है, बाइडेंटेट 2 अनशेयर्ड पेयर डोनेट करता है, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। ठीक है, मोर देन 3 डोनर एटम्स अगर हैं, अनशेयर्ड पेयर हैं या डोनर एटम्स हैं, तो दे कैन बी कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान है स्टूडेंट्स, आपने एक हेक्साडेंटेट लिगेंड पढ़ा होगा। हेक्साडेंटेट मीन्स वो लिगेंड जिसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं स्टूडेंट, 6 डोनर एटम। तो जितने डोनर एटम्स हैं उसके हिसाब से आप बोलते हो द लिगेंड इज मोनोडेंटेट। अगर 1 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, अगर आपको ध्यान है स्टूडेंट्स, पिछली बार आपने पढ़ा है चिलेटिंग लिगेंड्स, जिनको आप बोलते हो वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। चिलेट्स भी एक तरह के कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि सर्टन बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बाइडेंटेट नॉट मोनोडेंटेट, certain bidentate and polydentate ligands having 2 or more than 2 donor atoms when are joined to the metal cation they result in the formation of ring structure। एक तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, उन लिगेंड्स को बोलते हैं आप चिलेटिंग लिगेंड्स एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, एथिलीन डायमीन। इफ यू रिमेंबर, एथिलीन डायमीन इज CH2NH2 CH2NH2, 2 नाइट्रोजन है इसके पास, इसका मतलब इसके पास हैं 2 डोनर एटम। तो ये कैसा लिगेंड हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड, जब मेटल आयन विच इज मेटल केटाइन कॉपर के साथ ज्वाइन कर रहा है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास, रिंग स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो। इस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं आप चिलेट्स। और ये जो लिगेंड्स होते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, दिस इज एथिलीन डायमीन, इट इज ए चिलेटिंग लिगेंड। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid. Student, it is an example of hexadentate ligand. It is having 6 donor atoms. It is also called hexadentate. तो आप देख सकते हो इसके पास कौन से 6 डोनर एटम है, 1 2 नाइट्रोजन, 1 ये ऑक्सीजन, चौथी, 5वीं, 6ठी। ठीक है, H+ निकल जाएंगे ना, तो आपके पास ये 4 O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, 4 ये बन गए और नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ 2, तो ये बन गए 6। इसके पास कितने डोनर एटम हो गए? 6। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड भी एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये भी जब मेटल आयन के साथ जुड़ता है तो एक साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, और उसको भी क्या बोलते हैं आप? चिलेटिंग लिगेंड। तो दिस इज अगेन अ चिलेटिंग लिगेंड, इट इज़ अगेन ए चिलेटिंग लिगेंड। तो ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और तब बनती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इसमें जो पर्टिकुलरली आपने एग्जांपल पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो पढ़ना है EDTA का। ये जो एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल केटाइन। ठीक है, 6 डोनर एटम है इसके पास, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज़ ऑल्सो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल केटाइन। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे आप स्टूडेंट्स इसकी। आपने याद रखना है, ये सामने है आपके, एक COH, 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं स्टूडेंट्स इसके पास, तो आप इजीली बोल सकते हो कि इट इज़ एन एसिड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ वीक एसिड। वो आप अभी देखोगे कि क्यों ये वीक एसिड है, बट आई एम सेइंग आपने क्या करना है, दिस इज एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसको आप एक वीक एसिड बोलते हैं जिसमें आपके सामने है 4 COH ग्रुप। ठीक है, जो मैंने आपको शो कर दिए कि EDTA में 4 COH ग्रुप होते हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम
EDTA को कैसे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, H4Y, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने सिर्फ इसकी ये 4 हाइड्रोजन दिखा दी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन दिखा दी, और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, पार्ट्स हैं, जितना भी एटम्स हैं, उनको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, Y, ठीक है। तो हमने लिख दिया H4Y। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू राइट EDTA, वेयर इट स्टैंड्स फॉर H4, दैट मीन्स इट इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक, सॉरी टेट्रा COH ग्रुप होते हैं इसमें, मतलब 4 COH ग्रुप है इसके पास, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे ये एसिडिक है, वो देखेंगे हम स्टेप वाइज इसकी। H4Y जब एक हाइड्रोजन देगा तो ये बना, जब H3Y से दूसरी हाइड्रोजन निकली तो ये बना, H2Y 2 नेगेटिव से तीसरी हाइड्रोजन निकली तो ये बना, और आप देखते रहो स्टेप वाइज चारों की चारों हाइड्रोजन्स निकल गई, जो आपको ये दिखा रहा है कि EDTA इज एसिड, ठीक है। अब स्टेप वाइज डिसोसिएशन आपने दिखा दी, स्टेप वाइज आयनाइजेशन आपने 4 हाइड्रोजन एटम्स की दिखा दी, ठीक है। तो जो ये दिखा रहा है कि इट इज एसिड, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है और आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि नो डाउट EDTA में 4 COH ग्रुप होते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्ट बनता है वो टेट्रा सॉल्ट नहीं होता है स्टेबल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आप यही बोलोगे क्योंकि 4 COH ग्रुप है तो इसका मतलब ये 4H+ दे सकता है, जो आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। 4H+ देने का मतलब अगर सोडियम के साथ जोड़ना है, आपने एसिड को बेस के साथ जोड़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ना है, तो आप कितने हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ोगे इसको, सोडियम को के साथ, आप इसको 4 के साथ जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास 4H है, लेकिन इसका टेट्रा सोडियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, इसका डाई सोडियम सॉल्ट स्टेबल होता है स्टूडेंट्स। तो कभी भी आप लैब में देखना EDTA इटसेल्फ इज नॉट स्टेबल, इसका डाई सोडियम सॉल्ट ही स्टेबल होता है। तो लैब में ये डाई सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि क्यों है ये डाई सोडियम सॉल्ट इसका स्टेबल, क्योंकि इसकी ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं सिर्फ यही इजीली निकल पाती हैं, जो आपको इसकी pKa वैल्यू दिखा रही है। बाकी की जो 2 हाइड्रोजन्स हैं उनका आयनाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो इसकी pK वैल्यू दिखा रही है आपको, वेरी हाई pK वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स निकलने के लिए pK वैल्यू कम है, तो आप सिंपली टर्म में ये बोलोगे कि सिर्फ ये वाले 2 स्टेप्स हो जाते हैं, ईजिली हो सकते हैं ये वाले 2 स्टेप्स, 2 हाइड्रोजन्स निकल गए, ठीक है। तो जब 2 हाइड्रोजन निकल गए तो कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ज्वाइन करेगा ये 2, तो कैसा सॉल्ट बनेगा इसका, डाई सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो इसका डाई सोडियम सॉल्ट ही स्टेबल होता है, जबकि इसके पास 4 COH ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो आपको pKa वैल्यू ने दिखा दिया, ठीक है। तो अब आप देखो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स हम EDTA को। आपने 4 COH दिखाए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपने एक ये वाली हाइड्रोजन निकाली और एक ये वाली निकाली, क्यों, वो मैंने पहले बता दिया आपको, इट्स डाई सोडियम सॉल्ट इज स्टेबल, ईजिली इसमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स निकल सकती हैं, जो इसकी pK वैल्यू दिखा रही है आपके पास, 2 हाइड्रोजन्स ये, राइट, ये वालों के pK वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली हाइड्रोजन्स का लॉस मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपने बस ये दिखा दिया कि एक हाइड्रोजन आपने इस साइड से निकाल दी, एक हाइड्रोजन इस साइड से निकाल दी, और आपने इसका कैसा सॉल्ट बना दिया, डाई सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये बन गया। अब आप देख लो इसका, ये आपने ध्यान रखना है, इसका डाई सोडियम सॉल्ट स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको H4Y नहीं लिखेंगे, जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हम H4Y नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसकी कॉमन फॉर्म H2Y2 नेगेटिव, ठीक है। Y सारे ग्रुप्स हैं और सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स का लॉस दिखा रहे हो आप, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, H2Y2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये है H2Y2 नेगेटिव विच इज़ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। तो ये दिखाया डाइसोडियम सॉल्ट। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों मैंने इसका डाइसोडियम सॉल्ट बनाया, ठीक है, जबकि इसमें 4 COH ग्रुप थे, ठीक है। ये बन गया आपके पास डाइसोडियम सॉल्ट। अब ये देख लो, ये आपका मेटल कैटाइन है, ये EDTA है लिगेंड, ठीक है, इट इज़ EDTA, इट इज़ लिगेंड, और इसका आपने डाइसोडियम सॉल्ट लिया है, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया M और Y का, मेटल का लिगेंड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से भी दिखा सकते थे आप, कैटाइन की अगर चार्ज दिखाना है तो यहाँ 2+ ले लिया आपने, जब यहाँ 2+ ले लिया तो क्या बन गया कॉम्प्लेक्स,
My2-, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट्स, कितने हाइड्रोजन्स का लॉस दिखा रहे हैं हम, सिर्फ 2, क्योंकि इसका डाइसोडियम सॉल्ट इज स्टेबल एंड सॉल्युबल। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हो आप एक कॉम्प्लेक्स कोई जो मेटल का बन रहा है EDTA के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड ही लिया है और उसका सॉल्ट बना, उसका कॉम्प्लेक्स बनाया है मेटल के साथ। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ कॉल्ड चिलेट। इट इज़ अ चिलेटिंग लिगेंड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। तो ये बना मेटल का कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ। तो ये जो टाइट्रेशंस होती हैं जिनमें मेटल का कॉम्प्लेक्स बनता है EDTA के साथ, उन टाइट्रेशंस को बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। जो जनरली हम EDTA यूज़ करते हैं वो आपको बाद में बताया जाएगा कि क्यों आप EDTA यूज़ करते हो, बट आप ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जो कॉम्प्लेक्स बनना है वो मेनली मेटल का बनना है। EDTA, EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड हैविंग 6 डोनर एटम्स, 2 नाइट्रोजन 4 COH ग्रुप, लेकिन स्टेबल इसका सिर्फ डाइसोडियम सॉल्ट ही है, तो ये 2 ही हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो इसलिए डाइसोडियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आप देख सकते हो मेटल 6 डोनर एटम के साथ जुड़ा है। मेटल का कॉम्प्लेक्स जब EDTA के साथ बना है तो EDTA के 6 डोनर एटम के साथ मेटल जुड़ा है, वो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 1 6। You can easily see कि hexadentate ligand having 6 donor atom is joined to the metal by 6 donor atom. नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3, 1 ऑक्सीजन, चौथी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन्स और 2 नाइट्रोजन्स, ठीक है। तो 6 डोनर एटम्स हैं, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। तो ये तो जस्ट आइडिया था कि किस तरह से होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब नेक्स्ट करना है आपने टाइप्स ऑफ EDTA टाइट्रेशन। EDTA टाइट्रेशंस की टाइप्स देखेंगे हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जनरली आपको मैंने पहले बता दिया आप यूज़ क्या करते हो, EDTA, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूजिंग EDTA कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, वेरियस टाइप्स का होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टाइट्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट टाइट्रेशन बिल्कुल सिंपल टाइट्रेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, यू कैन इजिली सी they are the most common types of titrations and used for large number of cations like calcium, nickel, magnesium, aluminium, cadmium, zinc etc, ठीक है। डायरेक्ट टाइट्रेशन अगर आपने इन मेटल केटाइंस की एस्टिमेशन करनी है तो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। बिल्कुल सिंपल टाइट्रेशंस होती हैं ये, और सिंपल कॉमन टाइट्रेशंस होती हैं स्टूडेंट्स। इन टाइट्रेशंस को आप सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं दे आर हाईली pH सेंसिटिव, ठीक है। आपको रिएक्शन का pH मेंटेन करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हो, ठीक है। अगर इंडिकेटर एसिडिक वाला है तो आपको एसिडिक pH मेंटेन करना पड़ता है, अगर बेस वाला है तो बेस की रेंज में मेंटेन करना पड़ता है। बट दीज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर हाईली pH सेंसिटिव, ठीक है। तो आप बफर डाल के pH को मेंटेन करते हो, वो आपको पता ही है कि बफर रजिस्ट चेंज इन pH। तो बफर सॉल्यूशन जब आप डाल दोगे तो pH विल रिमेन मेंटेन्ड। तो हम बोल रहे थे कि दीज टाइट्रेशंस आर कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट pH बाय यूजिंग सुटेबल इंडिकेटर, ठीक है। बफर डाल के उस इंडिकेटर के बेस पे आप pH मेंटेन करोगे। तो जब एंड पॉइंट आएगा तो आपको पता ही है क्या होता है टाइट्रेशन में, कलर चेंज। एक्चुअली में इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इन टाइट्रेशंस में सबसे पहले मेटल का कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप इंडिकेटर डालोगे तो मेटल का कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ बनेगा। फिर जब आप इसकी टाइट्रेशन करोगे EDTA के साथ, तो क्योंकि मेटल का कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ कम स्टेबल होता है, मेटल का कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स में। तो एंड पॉइंट पे मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड बाय मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह से कौन फ्री हो जाएगा, इंडिकेटर, और जैसे ही इंडिकेटर फ्री होगा देयर विल बी शार्प चेंज इन कलर। तो दीज आर सिंपल टाइट्रेशन स्टूडेंट्स, दोबारा से बता रही हूँ मैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन सबसे कॉमन टाइट्रेशंस हैं, आपने प्रैक्टिकल में करनी है इस बार ये टाइट्रेशंस। तो जब हम लैब में जाएंगे तो यू विल बी
आपको पता लगेगा कि कैसे आपने करनी है ये टाइट्रेशन। बिल्कुल सिंपल टाइट्रेशन होती हैं ये। अगर आपने कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैडमियम और जिंक की एस्टिमेशन करनी है तो आप इन टाइट्रेशंस को यूज़ करते हैं। आप इंडिकेटर के बेस पे पीएच मेंटेन करोगे। जब आप टाइट्रेशन शुरू करोगे, पहले मेटल का कॉम्प्लेक्स, किसी भी मेटल का, जो भी आपने यहाँ मेटल लिया है उसका कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ बनेगा। फर्दर जैसे जैसे आप EDTA डालते जाओगे, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड बाय मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इंडिकेटर फ्री हो जाएगा और आपके पास एक शार्प चेंज आएगा कलर में। वो कलर में चेंज जो होगा दैट इज़ द एंड पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास मेटल का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी होती है बैक टाइट्रेशंस की। डायरेक्ट टाइट्रेशंस कैन नॉट बी यूज्ड इफ़, कब आप डायरेक्ट टाइट्रेशंस को यूज़ नहीं कर सकते? When metal EDTA complex formation is at slow rate, metal indicator complex is not stable, no suitable indicator is available। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशंस आप इन कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकते जब मेटल EDTA का कॉम्प्लेक्स बहुत स्लो रेट में बन रहा है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल नहीं बन रहा है और आपके पास कोई सूटेबल इंडिकेटर भी अवेलेबल नहीं है। तो उन केसेस में आप क्या करते हैं? बैक टाइट्रेशंस। ठीक है, तब डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बैक टाइट्रेशंस। और बैक टाइट्रेशंस क्या है? अ नोन वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड टू बी एनालाइज्ड। ठीक है, नोन वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड टू बी एनालाइज्ड इज टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। इट्स डिजायर्ड pH इज अटेन्ड बाय एडिंग बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी आपने pH मेंटेन करना है उसमें आप वो बफर डाल दो। It is then treated with known excess of standard solution of EDTA. Excess of EDTA remains unreacted. Excess of unreacted EDTA is titrated with standard solution of zinc chloride, zinc sulfate, magnesium chloride and magnesium sulfate. End point is determined by using indicator which is specific for metal ion taken for back titration. हर एक metal ion के लिए एक specific indicator होता है, वो इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे और आपके पास एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो तब आप यूज़ करते हैं बैक टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस यूज्ड फॉर मेटल आयंस विच डू नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल इंडिकेटर। ठीक है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन आपने वहाँ यूज़ करनी है जहाँ मेटल का इंडिकेटर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। राइट, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। स्टूडेंट्स, हम इन टाइट्रेशंस में जनरली ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी। कैल्शियम एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ, लेकिन मैग्नीशियम का EDTA के साथ या जिंक का EDTA के साथ बहुत एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आप क्या करोगे? कैल्शियम का सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, क्योंकि उसका EBT के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, आप उसमें मैग्नीशियम का सॉल्यूशन डालोगे, सल्फेट डाल दोगे या क्लोराइड डाल दोगे, तो क्या होगा? इसका इसके साथ बहुत स्टेबल बनता है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम की जगह कौन लग जाएगा? कैल्शियम। बस, दिस इज रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो यूज्ड फॉर मेटल आयंस विच डू नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल इंडिकेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है इरियोक्रोम ब्लैक टी विच इज इंडिकेटर। मैग्नीशियम का EDTA के साथ या जिंक का EDTA के साथ बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। कैल्शियम का भी EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन कैल्शियम का इंडिकेटर के साथ नहीं बन पाता। तो क्या करेंगे आप? इसमें कैल्शियम डाल देंगे तो मैग्नीशियम की जगह कौन लग जाएगा? कैल्शियम। तो ये आ गई आपकी रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। यू कैन सी दिस इज मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, नहीं, दिस इज मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये EDTA है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह मैग्नीशियम का लग गया सॉल्ट। ये बन गया आप कैल्शियम का EDTA कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नीशियम इज सेट फ्री। तो दिस इज रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। राइट, और इसमें जो एंड पॉइंट आता है, देयर इज शार्प चेंज इन कलर फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू। उसके बाद लास्ट में है अल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशंस। एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है? दीज टाइट्रेशंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, डाइसोडियम सॉल्ट लिया आपने, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट का, टू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस टू बी डिटरमिन्ड। अ कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड विद द लिबरेशन ऑफ H+। ठीक है, इस तरह से मेटल EDTA
डाइसोडियम सॉल्ट, हाइड्रोजन्स फ्री हो गई। ये जो हाइड्रोजन्स फ्री हो गई इनकी एस्टिमेशन करनी है आपने। अब द एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डन बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर। तो उनको कौन सी टाइट्रेशन बोलते हैं आप? अल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दैट मीन्स आपने एसिड बेस टाइट्रेशन करी, लेकिन कॉम्प्लेक्स पहले किसके साथ बनाया? मेटल का EDTA के साथ बनाया। तो जो हाइड्रोजन्स निकली उनको एस्टिमेट किया आपने। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड इट कम्स अंडर अल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस की 4 कैटेगरीज आपने देख ली: डायरेक्ट टाइट्रेशंस, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस, बैक टाइट्रेशंस एंड अल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशंस। नेक्स्ट मेटल आयन इंडिकेटर। थोड़ा सा लास्ट में मेटल आयन इंडिकेटर। अब आपको समझ आ गया कि मेटल आयन जो आप कैटाइन ले रहे हो उसका इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद EDTA आता है। तो मेटल आयन इंडिकेटर किसके साथ रिएक्ट करता है? EDTA के साथ। इंडिकेटर बाहर निकल जाता है और मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स किसके साथ बन जाता है? EDTA के साथ। The success of a complexometric titration depends upon precise determination of end point. कोई भी टाइट्रेशन हो उसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि आपने एंड पॉइंट प्रिसाइज डिटरमिन किया है कि नहीं। फॉर दिस मेटल आयन इंडिकेटर्स आर यूज्ड। क्या होते हैं मेटल आयन इंडिकेटर्स? दे आर ऑर्गेनिक डाई स्टफ्स विच फॉर्म इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद स्पेसिफिक मेटल आयन, ठीक है। तो ये आपने मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाया इंडिकेटर के साथ, EDTA के साथ रिएक्ट किया, इंडिकेटर बाहर निकल गया, मेटल EDTA का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जब इंडिकेटर बाहर निकला तो देयर इज